हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार। पहले तो ये जान लेते हैं कि वाक्य विचार आया कहाँ से। तो आपने व्याकरण तो पढ़ी ही होगी। तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला शब्द विचार, पहला तो वर्ण विचार होता है, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो उन्हीं में से ये उसका तीसरा भेद है वाक्य विचार। ठीक है, तो वाक्य विचार की डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो उसकी परिभाषा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहती हैं। तो अब शब्द क्या होते हैं? एक कंफ्यूजन ये है कि अब शब्द क्या होते हैं। तो वाक्य पढ़ने से पहले हमें शब्द जानना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देखोगे, चलो आप मान लिया कि आपने डायरेक्ट यही वीडियो देख ली वाक्य विचार की। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो आपने पहले तीसरी वीडियो देख ली वाक्य विचार की, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वाक्य विचार के बारे में आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक शब्द नहीं पढ़ लोगे, शब्द विचार नहीं पढ़ लोगे। और शब्द विचार तभी समझ में आएगा जब आप वर्ण विचार पढ़ोगे। तो इन्हें सीरियल वाइज पढ़ना। ठीक है, पहले वर्ण विचार पढ़ना, दूसरा शब्द विचार पढ़ना और तीसरा वाक्य विचार पढ़ना। तो पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार ये क्या होती है। तो मैंने आपको पहले बता भी रखा है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो वो वाली, अगर नहीं भी देख रखी तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो वर्ण विचार क्या होती हैं? वर्ण विचार होती हैं जो जिसमें वर्ण आते हो। अब वर्ण क्या होती हैं? जो वर्णमालाएं होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन जितने भी होते हैं, हमारे स्वर व्यंजन कितने होते हैं? लगभग 52 होती है लगभग 52 हमारे कितने होते हैं? वर्णमाला होती हैं, स्वर और व्यंजन को मिला के। तो ये सारी जो वर्णमालाएं होती हैं, ये सारी वर्णमालाओं को क्या कहती हैं? वर्ण कहती हैं। ये वर्ण विचार कहलाता है। अब शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार होता है जो वर्णों के समूह से बनती हो। इसकी एक परिभाषा ले तो जो वर्णों के समूह से बनती हो, उनके मेल से, सार्थक समूह से बनती हो, वो कहलाती हैं, वो कहलाते हैं हमारे शब्द विचार। जैसे आपको कोई भी एक उदाहरण देख लेते हैं। कमल दे दिया, हाँ, पहले एक कै ले लो। ये क्या है? ये एक वर्ण है। कै क्या है? एक वर्ण है। सेकंड ले लिया मैं, प्लस में मैं, तो मैं क्या है? ये भी एक वर्ण ही है। फिर ले लिया ले, ये भी एक वर्ण है। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही वर्ण है। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, मतलब इनका मेल बना देंगे, सार्थक समूह बना देंगे। अब इतनी ये 3 है, बहुत सारे वर्ण हैं। अब इन सारे वर्णों को आप मिला दो। क्या कर लो? इन्हें मिला दो तो क्या बनेगा? आंसर आपके पास क्या निकलेगा? आपका कमल। मैंने इन तीनों वर्णों को क्या कर दिया? इनका सार्थक समूह कर दिया, इन्हें आपस में जोड़ दिया, मेल बना दिया। तो एक हमारे पास एक नया रूप लेके आया है। ये वर्ण एक नया रूप लेके आए, शब्द। ठीक है, उन्हीं को हम शब्द विचार कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह, या फिर हम बोल सकते हैं वर्णों का मेल हो। क्या हो? मेल हो, वो कहलाता है शब्द कहलाता है। उसी प्रकार वाक्य भी सेम ऐसे ही है। उसमें वर्णों का मेल होता है, परंतु इसके अंदर शब्दों का मेल होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो वर्ण होते हैं, आप पहले वाक्य मत पढ़ना, पहले आपको वर्ण पढ़ने होंगे, फिर शब्द पढ़ने होंगे, फिर जाकर आपको वाक्य पढ़ने होंगे। क्योंकि जो वर्ण होते हैं इनसे शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो वाक्य क्या कहता है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो शब्दों का पूरा सार्थक समूह होना चाहिए, वर्णों का नहीं, शब्दों का। जब वर्ण बन जाते हैं, जब वर्णों का सार्थक समूह से शब्द बन जाते हैं, तो वही शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। देखो एग्जाम्पल है, वह नाच दिखाता है। तो इस वाक्य के अंदर बहुत सारे क्या आए हैं? वर्ण आए हैं। कौन कौन से? वह नाच दिखाता है, इसमें वह एक वर्ण है, एक वर्ण है 2 वर्ण। न, आ, च, ये दो क्या? तीनों, ये तीनों वर्ण है। इन्हें हमने जोड़ दिया तो हमने एक वाक्य प्राप्त किया। ऐसे द, ई, ख,
ख तय आ, तो ये इनका मेल बना है, इन्हें हमने जोड़ दिया है, इनका सार्थक समूह बनाया है, तब जाके ये सब एक एक वर्ण बनी है। अब इन वर्णों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इनका सार्थक समूह बना देंगे, तो ये एक वाक्य का निर्माण करती हैं, ये पूरा एक सेंटेंस बना देती हैं, जिसे हम बोलते हैं वाक्य। तो ऐसा मत समझो कि जो हमारे शब्द होते हैं वे मिलकर ही क्या वाक्य का निर्माण करते हैं। अब वाक्य का निर्माण तो करो पर गलत मत करना। जैसे कि अब हम ऐसे लिख दें कि दिखाता को आगे लगा देते हैं, वह को पीछे लगा देंगे, नाच को लास्ट में लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वर्णों को भी, शब्दों को भी हमें सही जगह से लगाना चाहिए, उनका अर्थ निकले। अब जैसे कि कमल है, अब कमल को भी हम कहीं और लगा देते हैं, ल पहले ले आएंगे, ये भी एक वर्ण ही है, अब ले लिया पहले, प्लस में मैं ले आएंगे पहले, फिर ले ले आएंगे, कै ले आएंगे, तो हमने ये वर्ण ले लिया, हम कहेंगे तो वर्ण नहीं है, अब मेरे प्लस कर दो, क्या बन जाएगा, ले में क्या लमक बन जाएगा, बन गया एक शब्द। पर इनका कोई अर्थ निकलता है, अगर अर्थ निकलता हो तो ये ठीक है, वरना तो ये गलत है। मतलब लमक का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, लमक का कोई अर्थ निकलता है नहीं। क्या होते हैं लमक, कुछ नहीं होता। तो कमल तो होता है, एक फ्लोवर है, पर लमक कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बनाओ तो वर्णों का सार्थक समूह बनाओ तो, परंतु उसका कोई अर्थ होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप शब्दों का मेल बनाओ तो वाक्य का भी कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे हम इसमें वाक्य का अर्थ निकलता है कि वह नाच दिखाता है, अगर हम कोई कहीं भी लगा दें इसे कि नाच वह दिखाता है, या फिर दिखाता वह नाच है, तो ये जो बनाया है वे सही ढंग से नहीं बनाया हमने, ये पूर्ण रूप से गलत होगा। बात तो एक ही है, परंतु अर्थ भी निकलना चाहिए उसका। बात तो एक ही है, नाच वह लगा दो, वह पह लगा दो, बात तो वही है, नाम वर्ड तो वही आए, शब्द तो वही आ रहे हैं, पर अर्थ भी बनाना ज़रूरी होता है। ऐसे है रामा स्कूल जाती है, रामा स्कूल जाती है। तो इस वाक्य के अंदर क्या कहा गया है कि रामा स्कूल जाती है। अब इसके अंदर आपको क्या ढूंढनी है, शब्द सारे ही हैं, रे आ मैं आ, बहुत सारे वर्ण मिलकर बन रहे हैं, स्कूल बहुत सारे हैं, जाती है, सब में वर्ण मिलकर क्या बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। इसने बहुत सारे वर्ण एक शब्द बना दिया, इसमें भी वर्णों ने शब्द बनाए, जाति ने भी वर्णों में शब्द बनाया है ने सबने क्या बनाया, शब्द बनाया है। अब उन्हीं शब्दों ने क्या कर दिया, वाक्य का निर्माण कर दिया। ठीक है, वर्ण होते हैं वे किसका निर्माण करते हैं, वर्ण जो होते हैं वो शब्दों का निर्माण करते हैं, और जो शब्द होती हैं वो वाक्य का निर्माण करते हैं। तो इन तीनों का ही काम होता है। ठीक है, तो पहले वर्णों ने अपना काम किया, फिर शब्दों ने किया, अब वाक्य ने हमारा पूरा नाम बना दिया। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे वाक्य विचार। वाक्य विचार ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप डेली बोलते रहते हैं जैसे वह जाता है, वह कहाँ गया, वह कौन है, आप बहुत सेंटेंस बोलते, बहुत वाक्य बोलते अपने डेली लाइफ में। तो ये सब किससे बनी है, ये सब किससे बने, शब्द से बने सारे वाक्य, और शब्द किससे बने, वर्ण से बने। तो यही क्या हो गया, हमारे वाक्य का निर्माण हो गया। हमारे एक प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाक्य बनकर जो वाक्य, बहुत सारी वाक्य लग गई तो हमारा क्या बनती है, भाषा बनती है। अब मैं आपको जितने भी सेंटेंस बोल रही हूँ, जितने भी बोल रही हूँ, सब वाक्य ही तो हैं। अब मैं आपको एक एक वर्ण थोड़ा बोल रही हूँ, वर्ण तो बोल रही हूँ मैं, एक एक वर्ण तो बोल रही हूँ मैं, पर उन वर्णों से मिला के मैं शब्द बोल रही हूँ, और शब्दों से मिलाकर मैं वाक्य बोल रही हूँ, और ये पूरा मिलकर के एक हम वाक्य बना देते हैं। और वाक्य जोड़ जोड़ के, बहुत सारे जोड़ जोड़ के एक भाषा बना देता है, एक लैंग्वेज हो जाती है वो। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया वाक्य विचार क्या होते हैं। आया आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य क्या होती हैं। वाक्य होती हैं जो शब्दों के निर्माण से बनते हैं, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो अब हमने वाक्य पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे वाक्य के खंड। ठीक है, हम पढ़ेंगे वाक्य के खंड। तो वाक्य के कितने खंड होते हैं, तो वाक्य के 2 खंड होते हैं। कितने होते हैं, 2। पहला होता है हमारा उद्देश्य, और दूसरा होता है हमारा विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, तो देखो, उद्देश्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, और विधेय को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिकेट। क्या बोलते हैं हमें इसे, प्रीडिकेट। तो इनका मतलब क्या होता है, देखो, जो उद्देश्य होती हैं इनका मतलब हो, जैसे आप कोई वाक्य ले लेती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कोई वाक्य लिया है, राम खेलता है। तो राम खेलता है, ये क्या एक वाक्य है। तो इस वाक्य के अंदर क्या होगा,
राम खेलता है। हमें इसमें ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा। हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर उद्देश्य और विधेय ढूंढने हैं। अब राम खेलता है, इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब होता है हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं? जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिखाया जाता है कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है वो इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि सब्जेक्ट तो करता होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला करता, और प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय। मतलब जो लास्ट में जो भी कुछ बचा वो सब क्या होगा, विधेय। जो उसने काम किया है, जो उसने कर्म किया, वो सब क्या होगा, प्रेडिकेट होता है। आप किस में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं? ऑब्जेक्ट में। अब जैसे कि आपके पास आ जाए, मैं थोड़ा इंग्लिश को बता देती हूँ, राम खेलता है। अब इसमें ऐसा आ जाए कि ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। तो इस वाक्य के अंदर ही इज ए गुड बॉय, तो इसमें ही क्या है, एक कर्ता है, सब्जेक्ट है। इसके ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। तो ये क्या हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो बाकी का जो बचा है ये सब क्या होगा, सॉरी ये गुड, ये सारा बचा है बाकी का, ये सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सब ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसी प्रकार हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर हम कई बार ऐसे बोल देते हैं कि बाकी का सारा बचा वो ऑब्जेक्ट है, ये हम हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगाते, बाकी का सब बचा ऑब्जेक्ट कह देते हैं और ये सब्जेक्ट कह देते हैं। तो ये गलत होता है। तो सब्जेक्ट ये होता है, ऑब्जेक्ट ये होता है और हेल्पिंग वर्ब ये होता है। और प्रेडिकेट के हिसाब से लगाए तो सब्जेक्ट ये हो, जो बाकी का बचा हुआ सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस में जो भी बचता है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण में भी यही है। हिंदी व्याकरण में इसे हिंदी में नाम कहा गया है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है मतलब कर्ता, इसे हम कर्ता भी ले सकते हैं क्योंकि उद्देश्य का मतलब क्या, सब्जेक्ट ही होता है, और शब्द सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कर्ता होता है। तो उद्देश्य कर्ता हम कोई भी ले लें। तो इसमें उद्देश्य क्या है, राम। किसके बारे में बताया गया है, कर्ता के बारे में बताया गया है। तो जो कर्ता है ये क्या है, ये क्या है, उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। पर हमें उद्देश्य नहीं ढूंढना, हम ढूंढना तो है परंतु क्या कहना है, उद्देश्य ये हो गया, बाकी का सब बचा क्या कहलाएगा, विधेय। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। मतलब विधेय जो होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय। जो प्रेडिकेट होता है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो राम खेलता है, इसमें खेलता है क्या कहलाएगा, राम खेलता है, इसमें जो खेलता है ये होगा हमारा विधेय। क्या कहलाएगा, विधेय। क्यों, अगर इसकी जगह ऐसा आ जाए कि मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है, इसके अंदर आपको कर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्म। स्कूल जाता है, इसमें स्कूल क्या है, कर्म है। तो कर्म तो हमें मिल गया, परंतु हमें ये कर्म नहीं ढूंढना, उद्देश्य और विधेय ढूंढना है। कर्म होता है ऑब्जेक्ट। अब आप जैसे कहोगे कि मोहन स्कूल जाता है, मोहन तो करता हुआ, मोहन उद्देश्य और बाकी का सब बचा विधेय हुआ। ये ठीक है, हम ये लगा सकते हैं। अगर हम ऐसे लगाए कि जो मोहन है वो करता है, वो उद्देश्य है, और जो बाकी का सब बचा है वो कर्म है, तो वो गलत हो जाएगा। ये सब्जेक्ट होगा और बाकी बचा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह हम ये क्या होगा, ये कर्म भी होगा, इसमें क्रिया भी तो है, ये भी तो लगाइए। अब क्रिया भी तो है, इसमें क्या क्रिया है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन करता है, और जो स्कूल है ये कर्म है, और जाता वो क्रिया आ गई, तीन चीज़ आ गई इसके अंदर। पर अगर हम उद्देश्य और विधेय लगाए तो इसके अंदर सिर्फ राम उद्देश्य होगा, बाकी का सब बचा विधेय होगा, प्रेडिकेट होगा। समझ में आए? तो यही होते हैं हमारे उद्देश्य और विधेय। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। अगर आपने इंग्लिश में स्टार्टिंग में ये पढ़ रखी है तो आपको ये समझने में बहुत ईजी होगा। तो इतना ही ध्यान रखना, उद्देश्य का आप कर्ता ध्यान रख लीजिए, और बाकी का जो भी कुछ बचा हो सब प्रेडिकेट है। कुछ भी बचा हुआ, चाहे हम ऐसा आ जाए कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो इसमें वह स्कूल जाता है, इसमें क्या आएगा कि वह जो है वो क्या उद्देश्य है, और जो बाकी का सब बचा है, कुछ भी बचाओ, कुछ भी हो लास्ट में, वो सब प्रेडिकेट है, वो सब विधेय है।
समझ में आया? तो अब आपने खंड तो पढ़ लिए हैं, तो अब हम पढ़ेंगे प्रकार। ये खंड थे, ये प्रकार नहीं थे, कोई भेद नहीं थे इसके। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो पहले ये बता देती हूँ कि वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, या फिर हम उससे उल्टा ले सकते हैं, पहले अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य की 8 भेद होती हैं। कितने होते हैं? 8 भेद। और जब हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 भेद। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? विधानवाचक वे होते हैं जिनके अंदर काम के करने या होने का बोध हो। किसके? काम के करने या होने का बोध हो। सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे कि आप समझ जाइए, देखो इनका अर्थ इनके नाम में ही छुपा हुआ है। इनका अर्थ इनके नाम में छुपा हुआ है। बस कुछ ऐसे है जिसका नाम में नहीं छुपा होता, जैसे कि विधान है, निषेध है। अगर ये आप ना समझ पाओ तो इनका नाम में छुपा नहीं होता, पर आपको ये याद भी रहेगा। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है विधानवाचक में, इसे काम के करने या होने का बोध हो। जैसे हम बोलते हैं मैं खेल रही हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये विधानवाचक के अंदर आते हैं। मतलब काम के करने या होने का बोध हो, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, फिर काम के होने का बोध हो। ठीक है। सेकंड है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक क्या होती है? नाम में ही छुपा हुआ प्रश्न, मतलब कोई क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो, तो ये सब किसके अंदर आती हैं? ये सब आती हैं प्रश्नवाचक के अंदर। मतलब किसी से क्या पूछे? प्रश्न पूछता है। तो इसकी एक और डेफिनेशन, मतलब एक और ट्रिक है इसे समझने की। मतलब इसका एक चिन्ह होता है, इसका एक चिन्ह होता है जिसे हम हर क्वेश्चन में, अगर आप इंग्लिश के अंदर हर क्वेश्चन के पीछे लगाते हो, इसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये होता है इंटेरोगेटिव का चिन्ह। ये इंटेरोगेटिव साइन होता है जो हर प्रश्न के लास्ट में लगता है, चाहे आप हिंदी में लो या फिर इंग्लिश में लो, किसी में भी लो, बस प्रश्न के पीछे लगा रहेगा ये। जैसे कि आप कौन है, मैं आप यहाँ लिख देती हूँ कि आप कौन है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप कौन है, तो इसके अंदर आपसे कहा कि ये कौन सा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, तो आप आराम से बता दोगे ये प्रश्नवाचक है। एक तो इसके एक चिन्ह के द्वारा आप पता कर सकते हो, ऊपर से एक प्रश्न भी तो है। ये आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो लास्ट में ये इंटेरोगेटिव का चिन्ह होता है, इससे आप समझ सकते हो। ठीक है। तो सही थर्ड होता है निषेधवाचक। निषेधवाचक होता है इसमें मनाही की जाए, किसी काम करने की मनाही की जाए, उसे कहते हैं निषेधवाचक। जैसे कि आप कहीं भी जाते हो, अगर आपको कोई बोर्ड पे लिखा मिल जाए कि निषेध, मतलब यहाँ प्रवेश नहीं करना है, निषेध प्रवेश मतलब यहाँ प्रवेश मत करो, इस काम के लिए आपको मनाही की गई है, तो वही होता है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। जैसे कि कोई भी आप उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ मत बैठो, ये मत खेलो, वो मत करो, ये काम करो, जैसे कि हम खेलो मत, पढ़ लो, ये सब किसके अंदर आती हैं? ये सब आती हैं हमारे निषेधवाचक के अंदर। मतलब काम की मनाही की जा रही है, जैसे खेलो मत, फोन मत देखो, टीवी मत देखो, खाना मत खाओ, ये सब किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं निषेध, मतलब काम की मनाही की गई है, हमें इस काम को करने के लिए मना किया गया है, वो निषेध के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार फोर्थ है आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक में होता है कि हमें आज्ञा दी जाए, नाम में ही इसका अर्थ छुपा होता है आज्ञा। आज्ञा से आप कर सकते हो कि ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा दिया जाए। जैसे कि अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये सब क्या है? ये एक ऑर्डर दिया है, मतलब उसे आज्ञा दी है, तो कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये क्या होगा? एक आज्ञावाचक होगा। ठीक है। अब जैसे कि आपसे कोई बड़ा है, वो आपसे कोई बड़ा है, वो आपको आज्ञा देती हैं। टीचर्स आपको आज्ञा देती हैं, आपसे कोई एल्डर होते हैं जो बड़े होते हैं, वे आपसे आज्ञा देते हैं, आपको देती हैं आज्ञा, तो वही आज्ञा क्या कहलाती है? हमारी आज्ञावाचक। अब जैसे कोई वाक्य आ जाए,
कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो इस वाक्य में आपसे कहा जाए कि पहचानिए कि ये कौन सा वाक्य है। तो आप इजीली समझ सकते हो कि आज्ञा पूछी गई है, मतलब उसे आज्ञा दी गई है मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। किसी को आज्ञा दी गई है, वो खुद तो काम नहीं कर रहा, किसी को कह रहा है कि मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, तो वो आज्ञावाचक कहलाएगा। समझ में आया? ऐसे फिफ्थ, इसमें है विस्मयादि वाचक। क्या है ये? विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक, तो विस्मयादि वाचक के अंदर क्या होता है? इसमें विस्मय होता है किसी चीज का। क्या होता है? विस्मय, हर्ष। इसकी डेफिनेशन होती है हर्ष हो, हर्ष, शोक, उल्लास, विस्मय, ये सब किस में आता है? आश्चर्य, ये सब आता है विस्मयादि के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट आ जाती हैं, मतलब जैसे कि आप बहुत सालों से कभी अपने एग्जाम में फर्स्ट नहीं आए हो। अगर आप बहुत साल हो गए हैं, आप कभी भी अपनी मतलब जो एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर कभी फर्स्ट नहीं आए, फर्स्ट पोजीशन आपकी बिल्कुल नहीं आई, और एक बार आ जाए आपके एग्जाम में पोजीशन फर्स्ट, तो आपको इसमें क्या होगा? एक हर्ष लगेगा कि मुझे इसमें पहली बार फर्स्ट आया हो, तो इस बात से क्या होगा? हर्ष होगे। एक तो आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार आया हूँ, ऊपर से हर्ष भी होगा कि मैं खुश हूँ, इस बात पे उल्लास है वो कि वो आया तो है फर्स्ट। ऐसे आप कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आहा क्या सुंदर नज़ारा है, तो इसमें हमें क्या हो रहा है? एक मतलब खुशी हो रही है हमें कि आहा क्या सुंदर नज़ारा है। एक तो आपके भाव से, आपके भाव आपके चेहरे से नज़र आ जाते हैं कि आहा क्या सुंदर नज़ारा है, तो इसमें आपके चेहरे से नज़र आ रहा है ये कि आपको इसमें हर्ष हो रहा है। ठीक है, तो इसकी भी एक पहचान, मतलब एक ट्रिक है, पहचान है। इसकी पहचान क्या है? इसमें भी एक चिन्ह लगा होता है, इसे हम बोलते हैं, ये एक चिन्ह होती है। इसके जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आहा, तो आहा हो जाता है। हम कोई गंदी चीज़ देख लेते हैं, घृणा, शोक, मतलब घृणा, कोई गंदी चीज़ देख लेते हैं, तो ये कितनी गंदी चीज़ है, तो इसमें हम बोलते हैं छी छी कितनी गंदी चीज़ है। तो इसमें हमें क्या होता है? हमें घृणा लगती है, इसमें क्या लगता है? घृणा लगती है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर हम कोई भी अच्छी चीज़ बोलते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग, या फिर हमें कोई चोट लग जाता है, बोलते हैं कैसे आह, ये देखो, ये तो आहा होता है अच्छे के लिए, ये होता है आह, मतलब हमें कोई चोट लगेगी आह, तो ये हमें चोट के लिए भाव देता है। तो ये अब इन्हीं के जो बाद होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, आहा क्या सुंदर नजारा है। तो इस वाक्य में कहा है कि आहा क्या सुंदर नजारा है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाक्य? एक तो आप इसे भाव से पहचान लीजिए, भाव आपके आ रहे इसमें कि आपको खुश हो रहा है, इसमें हर्ष हो रहा है, तो हर्ष हो तो विस्मय आएगा, और ऊपर से इसका एक पहचान है, ये एक्सक्लामेटरी का चिन्ह, ये होता है एक्सक्लामेटरी का चिन्ह होता है, एक्सक्लामेशन जो होता है चिन्ह होता है, ये वो चिन्ह है। और जिस भी वाक्य में आपको इसके जैसे आहा, अह या फिर छी छी, ये सब जितने भी वाक्य आते हैं उनके बाद आपको एक चिन्ह मिलेगा, तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा विस्मयादि वाचक है। समझ में आया? तो अब हमने अपने फिफ्थ पढ़ लिए हैं 5, तो अब हम पढ़ते हैं अपना छठा। तो 6 में है संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होता है? संदेह मतलब किसी पे शक हो, हमें किसी पर शक होगा, जैसे कि शक हो या फिर संदेह हो। अब जरूर नहीं संदेह किसी व्यक्ति पे ही होगा, या फिर हमें कोई शक होगा किसी पे, या फिर हम शायद भी ले सकते हैं इसे। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आज वर्षा होगी, तो इसमें हमें शायद में ले सकते हैं, शक होता है कि शायद आज वर्षा होगी, अब ना हो रही है। ये एक तो भविष्य होता है, इसमें हमें भविष्य के बारे में पता चलता है कि शायद आज वर्षा होगी, ना होगी मतलब होगी, वो ना हुई थी, ना हो रही है, वो तो होगी, तो वो तो एक भविष्य भी दिखाता है। तो ये ऊपर से एक तो मैंने आपको बताया था कि जो भविष्यवाचक होते हैं, भविष्य काल जो होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं कि इसमें गा गे गी वो लगती हैं, वे सब क्या होते हैं? भविष्य में आते हैं। तो इसमें शायद आज वर्षा होगी, होगी में गी लगा है, तो ये तो भविष्य दर्शाता है। साथ में इसने कहा है कि शायद आज वर्षा होगी, ये उसे संदेह लगा रहा है, उस पर शक कर रहा है कि शायद आज वर्षा होगी। तो अब आप कह दोगे हम फोन में देख लेंगे, अब आप फोन में लिख सकते हो कि यहाँ हमने फोन में देख लिया कि पक्का बारिश होगी, कि 9 बजे से 10 बजे तक बारिश होगी आज।
तो क्या अब ये सही होता है? नहीं होता है, कई बार ये गलत निकल जाता है, क्योंकि भविष्य कोई नहीं देख सकता। अगर आपके फोन में भी आ जाते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, तो वे भी सही नहीं बताते आपको, उन्हें थोड़ा भविष्य के बारे में पता है। भविष्य कोई नहीं जान सकता, वे भी बस उसे हम मतलब संदेह लगा सकते हैं। वो एक प्रकार से उसे संदेह में ले सकते हैं। वो सही नहीं बता सकते कि पक्का आज बारिश होगी, नहीं बता सकते। वे उसे हम शक में ले सकते हैं, उस पर शक कर सकते हैं, पर हमें पक्का नहीं पता होता कि वो शायद होगा, शायद सच में नहीं होगा। ठीक है, तो भविष्य तो कोई जान नहीं सकता, तो भविष्य कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो अगर कोई जान भी ले तो वह भगवान के समान होता है। तो देखो, अब संदेहवाचक होता है। संदेह में क्या कहा, किस पे शक किया जाए, संदेह किया जाए, शायद वर्षा होगी तो शायद होगी, अब हमें थोड़ा ना पता, ना होगी ना होगी या फिर होगी। ठीक है, तो 7th है संधि, समझ गए आप, शक या किया जाए, संदेह किया जाए। 7th है इच्छावाचक। तो इच्छावाचक में कहा गया, इच्छावाचक भी इसके नाम में छुपा हुआ, इच्छा हो, जिज्ञासा हो, कामना हो, चाह हो किसी चीज पर हमारी, वो क्या कहलाती है, इच्छावाचक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी मम्मा के साथ बाजार चले जाते हो और आपको वहां पे कोई अच्छी सी कुछ भी अच्छा सा खिलौना दिख जाता है, तो आप उसे लेने की आपके अंदर जिज्ञासा होती है, चाह होती है, हमारी इच्छा होती है कि इस चीज़ की हमें ले ले। तो वो इच्छा ही हमारे भाव से पता चलती है, भाव से ही पता चलेगी ये भी इच्छा कि हमारी इसमें, सॉरी भाव से तो नहीं, मतलब हमें अंदर अंदर फील होगा, भाव से ही पता चलेगी कि हमें चाहिए, ये हमारी इच्छा है हमें लेने की, इसे हमें चाहना होता है। ठीक है, हमारी कामना होती है, इच्छा होती है, तो ये इच्छा ही हमारी क्या कहलाती है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अब जैसे कोई भी आपको यहाँ मिल जाए कि मुझे यह खिलौना चाहिए, अब मैं लिख दूँ यहाँ पे, मुझे यह खिलौना चाहिए। तो इस वाक्य में मुझे यह खिलौना चाहिए में क्या है कि इसमें हमें हमारी इच्छा हो रही है कि मैं इस खिलौना को लूँ, तो वो इच्छा ही हमारी क्या कहलाएगी, इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छा तो सबको होती है, सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने का मन होता है। ठीक है, तो देखो, मुझे यह क्या चाहिए, मुझे यह खिलौना चाहिए, तो इसमें आपको इच्छा दर्शाया जाता है। अब जैसे आपको वाक्य में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या इस वाक्य के अंदर कौन सा वाक्य है, तो आप आसानी से पता चलते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अधिक से अधिक वाक्य चाहिए, अधिक से अधिक वाक्य चाहिए में आ जाता है अगर इच्छावाचक हो, तो इच्छावाचक के अंदर अधिक से अधिक वाक्य चाहिए में होता है। ठीक है, तो मुझे ये खिलौना चाहिए, इच्छावाचक कहलाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है इच्छावाचक, ये तो आप वैसे ही पढ़ चुके होंगे, पहले छोटी क्लास में आपको बहुत पढ़े होंगे इच्छावाचक भी। ठीक है, तो ये है संकेतवाचक। संकेतवाचक कहलाया है, क्या कहता है संकेतवाचक, संकेत, ये संकेत का मतलब होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, निर्भर हो, वो कहलाता है संकेतवाचक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ बोले कि अगर राम आएगा तो शाम जाएगा, जैसे हम ये बोलते हैं अगर राम आएगा तो शाम खेलेगा, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है, डिपेंडेंट है, आश्रित है, तो वो क्या कहलाता है हमारा संकेत वाक्य। जैसे कि अब हम ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी एक वाक्य ले लेते हैं, माँ बाजार जाएगी तो सब्जी आएगी, माँ बाजार जाएगी तो सब्जी आएगी। तो इसमें जो माँ बाजार जाएगी तो सब्जी आएगी, सब्जी किस पे डिपेंडेंट है, किस पे आश्रित है, माँ बाजार जाने पे। अगर माँ जाएगी तभी तो सब्जी आएगी। अब जैसे कि राम आएगा तो शाम खेलेगा, तो शाम जब ही खेलेगा जब राम आएगा, अब राम नहीं आएगा तो शाम नहीं खेलेगा। ठीक है, तो ये आश्रित है एक दूसरे पर, क्या है, ये निर्भर है, आश्रित है। ठीक है, तो ये होता है संकेतवाचक। तो अब हमने पूरे 8 भेद पढ़ लिए हैं, तो अब हमने क्या क्या पढ़े, मैं रिपीट करती हूँ। तो पहले हमने वाक्य पढ़े जो शब्दों के मेल से बनते हैं, उनके उदाहरण पढ़े, जैसे कि राम खेलता है, इसमें शब्दों का मेल बना है। अब फिर हमने खंड पढ़े, उद्देश्य और विधेय। देखो, अब वह खेलता है, इसमें उद्देश्य विधेय भी है। विधेय क्या है,
प्रिडिकेट जो लास्ट का सब कुछ है, उद्देश्य मतलब कर्ता जो स्टार्टिंग में आता है वह खेलता है, तो वह मतलब कर्ता हुआ। तो ये हमने यही पढ़े हैं। फिर हमने पढ़े अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, समझ में आ गए। तो अब यही पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको रचना के आधार पर बताऊंगी। आपको मैं क्या बताऊंगी, रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं 3 भेद, सरल, संयुक्त, मिश्रित, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना कि अर्थ के आधार पर उसके पूरे 8 भेद होते हैं जो मैं आपको बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।